के लिए केस लिख लेना, कहीं छोटे से शब्दों में लिखना, ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों को हम विस्तार से तो आपको बता ही चुके हैं। तो ये सलाह क्या है, ये बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। ये सलाह कैसी होगी, नोट करना, ये बाइंडिंग है। और इसको बाइंडिंग किया गया था किससे, आपका बाइंडिंग किया गया था नबाब केस से, ठीक है, याद रख लेना। नबाम केस से, इसको क्या है, नबाम केस से, नबाम केस अरुणाचल प्रदेश। इसको क्या कर दिया गया था, बाइंडिंग कर दिया गया था कि भाई ये बाध्य होंगे। अब दो क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। कल मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन मुझे बताएं, राज्यपाल हर एक स्टेट का होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे जी हाँ, आर्टिकल 153 में ये बात कही गई थी कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई राज्य एक से अधिक राज्य का हो, लेकिन होगा तो सभी राज्यों में ना, ठीक है। और जितने भी राज्य होते हैं, ठीक है, जितने भी राज्य होते हैं, उन राज्यों में साथ ही आपका क्या होगा, विधानसभा जरूर होती है, इसको भी नोट मत करना, विधानसभा जरूर होती है, ठीक है, सभी राज्यों में। अब जो विधानसभा होगी, विधानसभा में जिसको बहुमत मिलेगा वो क्या बनाएगा राज्य में, राज्य में जिसको बहुमत मिल जाएगा उसी की क्या हो जाएगी, सरकार हो जाएगी। अब जिसकी सरकार बनेगी उसी सरकार में क्या होगा, वो अपने मंत्री बनाएगा, जो मैंने बताया था मंत्रिपरिषद। बताओ मंत्रिपरिषद कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। यारे साथी एक भी प्रावधान अलग नहीं होगा, एक भी प्रावधान अलग नहीं होगा। बताएंगे एक बार, क्या बोला मैंने, मंत्रिपरिषद जो होगी वो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं होगी। बहुत ठीक आंसर आप सारे लोगों ने दिया। तो ये वही मंत्रिपरिषद है जो सलाह देने का काम करेगी प्रत्येक राज्य में अपने अपने राज्यपाल को। ओके, कोई दिक्कत, इतनी छोटी सी बात ही इसमें नहीं भैया। अब हम प्रोसीजर समझ चुके हैं कि जो हमारे प्रत्यक्ष चुनाव जहां पर होते हैं, जैसे लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, राज्यसभा के लिए, तो आप कहेंगे भैया जो प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, यानी कि जो एफपीपीएस प्रणाली है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वो कहां पर इस्तेमाल होता था, तो आप सबका आंसर आएगा भैया वो लोकसभा में इस्तेमाल होता था, जनता जहां पर वोट करती है। ऐसे ही विधानसभा में भी एफपीपीएस प्रणाली का प्रयोग होगा। विधानसभा की वोट, यानी कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर आयोजित होंगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा कि जो भी सबसे ज्यादा सीट पालेगा तो वही क्या है, बहुमत पालेगा, और बहुमत दल का नेता ही कौन बनेगा, सीएम बनेगा। सीएम बनेगा, और साथ ही उसको कौन नियुक्त करेंगे, राज्यपाल द्वारा उसको नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, एक और बात की है, तो ऐसा भी होगा कि कुछ जरूरी मंत्रालय है वही सबको नहीं मिल पाएंगे, तो एक व्यक्ति को क्या ज्यादा मंत्रालय देने पड़ेंगे, तो उसका सॉल्यूशन किया गया कि एक मिनिमम नंबर भी बताया गया, एक कम से कम संख्या भी बताएगी कि कम से कम कितने होंगे, 12 होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद की संख्या है, बहुत बढ़िया, एक साथी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, हमारे दोस्त ने, उन्होंने पूछा है कि भैया जो फिर तो जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होंगे। इतनी समझ अगर आपकी विकसित हो फिर तो कहना क्या है ना, क्योंकि आप एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं, यस और नो, विद ड्यूरिंग ऑफ, या आप कह सकते हैं कि वो उनकी मतलब कि आपका खुशी पर उस पद को धारण करते हैं। आप कहेंगे हाँ जी करते हैं, तो सीधी सी बात है, क्योंकि क्या होगा, देखो जब किसी की पार्टी के पास बहुमत है तो बहुमत दल का नेता ही तो सीएम होगा। लेकिन मान के चलो कि भाई कभी आपका उसका बहुमत नहीं रहा, तो बहुमत साबित करने के लिए क्या होता है, फ्लोर टेस्ट होता है कि भाई आप दिखाओ आपके पक्ष में इतना बहुमत है या नहीं है ना। तो फ्लोर टेस्ट होगा, तो बहुमत दिखाने के लिए वो बताएंगे कि भैया मेरे पास बहुमत है और नहीं है। मैंने क्या कहा था, दूसरे सबसे बड़े दल को नौता देंगे कि भाई आप अपना बहुमत सिद्ध करो, और वो भी नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर तो दोबारा से चुनाव कराने पड़ेंगे, री-इलेक्शन होगा। अच्छा मुझे बताओ, जो दूसरे दल को न्योता दिया जाता है तो उसको कितने दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, ये बताया गया था आपको। एक माह के अंदर, एक महीने के अंदर उसको अपना बहुमत यानी कि मेजोरिटी अपनी प्रूव करनी होती है, नहीं तो री-इलेक्शन होंगे। और फिर क्या होगा, विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, यानी कि विधानसभा को भंग कौन कर देंगे, वहां पर राज्यपाल कर देंगे, क्योंकि बहुमत नहीं है, ठीक है। तो बहुमत ना होने की स्थिति में उसको भंग किया जा सकता है। 30 डेज, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बात बताना चाह रहा था, अब ठीक है ना, मैं आप एक बार थम्स अप करो, मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ ना कि बस आपको, देखो अभी मैं अगले पेज पर बताता हूँ क्या कॉमन डिफरेंसेस होंगे। अभी इतनी बात समझे कि जो मंत्रिपरिषद है, अब मैंने बताया कि उसकी संख्या 12 होगी, लेकिन कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। कुछ राज्य कैसे, उनको किनारे पे लिखना, जहाँ पे जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं हमारे, उड़ीसा, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। एक एक जनजातीय मंत्री होगा, उन 12 में से अगर कम से कम भी हैं या 15% वाले नियम पर भी एक जनजातीय मंत्री जरूर रखना, एक जनजातीय मंत्री अवश्य, ये लिख लीजिए, एक जनजातीय मंत्री अवश्य, यानी कि ए ट्राइबल मिनिस्टर जाएगा। अब यहाँ पर पहले बिहार भी हुआ करता था, आप कहेंगे भैया जो आपका बिहार था, लेकिन जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, पहले इसमें बिहार भी होता था, बिहार को इससे हटा दिया गया था, बिहार को इससे हटाया गया था 2006 में, क्योंकि जब देखा गया कि ज्यादातर जनजातीय क्षेत्र तो झारखंड में चला गया, तो एक संशोधन हुआ था 2006 में, 94वां संविधान संशोधन, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो बिहार को खत्म कर दिया गया था। अब वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो आप कहेंगे जो जनजातीय क्षेत्र वाले, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। यहाँ पर जब कभी भी आपका मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसमें कम से कम 12 सदस्य होंगे और अधिकतम विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होते, उनमें एक जनजातीय मंत्री को जरूर रखा जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, इतनी बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी साथी कि हाईकोर्ट में जज बनने की क्या योग्यताएं हैं। तो हाईकोर्ट में जज बनने की 2 योग्यताएं होती हैं, मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति अगर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक क्या कर चुका हो, वकालत कर चुका हो, यानी कि वहां पर अधिवक्ता रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि भारत की सरकार के किसी ट्रिब्यूनल में उसने किसी ट्रिब्यूनल में 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद संभाला हो, यानी कि किसी भी जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, चाहे किसी भी निकाय में रहा हो, जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, या हाईकोर्ट में वकील रहा हो, तो वो व्यक्ति कौन बन सकता है आपका, उसको हाईकोर्ट का जज यानी उच्च न्यायालय का जज बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका महाधिवक्ता है, इसके लिए 3 शर्त बताई गई हैं। एक तो 10 न्यायिक पद वाला हो गया, एक हाईकोर्ट में आपका जस्टिस बनने वाला हो गया, और तीसरा बताया गया है कि वो 5 वर्ष तक बैरिस्टर रहा हो तो भी योग्य हो जाएगा। तो बैरिस्टर जब शब्द आता है, तो मैंने आपको एक बार समझाया था कि आपका लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है, आप समझते हैं। लॉयर होता है जब व्यक्ति एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हो, और अगर हम बात करें एडवोकेट, जब वो किसी का पक्ष अपना, उसकी वकालत पूरी हो चुकी हो, पढ़ाई उसकी हो चुकी हो, और अदालत में किसी का बचाव पक्ष रखे, तब उसको एडवोकेट कहेंगे। तो मुझे बताएं बैरिस्टर कब कहते हैं उसको, जब वो किस देश से पढ़ाई करके आया हो, लॉ की। तो मुझे बताएं एक बार सारे लोग साथी, अच्छा लगेगा जान के कि आप लोग जानते हैं, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, अगर यहाँ से पढ़ाई करके आया है तो फिर उसको हम बैरिस्टर कहेंगे। तो 3 योग्यताएं हैं यहाँ पर। 3 योग्यताएं कौन कौन सी हैं, पहली तो है 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो। ये मैं आपसे पूछूंगा जब मैं आपको कल की क्लास में हाईकोर्ट पढ़ाऊंगा, न्यायिक पद पर रहा हो, ठीक है। हेड जुडिशियल ऑफिस 4, हेड इंपॉर्टेंट बात है, उनका जो पारिश्रमिक होगा, पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन जिसको हम बोलते हैं,